आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान का दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसने कब्र में अजाब का सामना किए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि हो सकता है कि हम भी अनजाने में कोई ऐसी गलती कर रहे हो जो हमें भारी पड़ जाए। मैं अपनी बीवी और 1 माह की बच्ची को छोड़कर लंदन चला गए। हर बार जब भी मैं पाकिस्तान लौटने का जिक्र करता, मेरी माँ और भाई मुझे अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाकर रोक देते। इसी तरह 10 साल गुजर गए। मैं गहर में सबसे बड़ा था और हमेशा मेरे बाप ने मुझे यही समझाया था कि घर के छोटों की जिम्मेदारियां अब मेरे सर है, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, अम्मी ने बार बार मुझे यह कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में 2 घरों के खर्चे नहीं चल सकते। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र और शुक्र करने वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वो कोई फरमाइश कर देती तो मेरी माँ उसे ढेरों बातें सुनाती थी। हमारा एक करीबी रिश्तेदार जब से लंदन गया, उसके घर के हालात में जमीन और आसमान का फर्क आ गए। अम्मी ने मुझे बार बार कहना शुरू कर दिया था कि बेटा तुम भी लंदन चले जा। मैं अपनी बीवी को छोड़कर परदेश में नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ बाप के दबाव और घर के हालात को देखते हुए मैंने ये फैसला कर लिया। मेरी बीवी को माँ बाप की तरफ से दिया हुआ जेवर अच्छा खासा मिला था। अम्मी ने इसरार करना शुरू कर दिया कि अमरीन का जेवर बेचकर अपना बैरूनी मुल्क रवानी का खर्चा पूरा कर लूं और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू होगी मैं उसे उसका जेवर वापस बना कर दे सकता हूँ। मैंने ये बात अपनी बीवी से की तो वो हैरान हो गई, क्योंकि मेरे घर के हालात तो ऐसे ही थे कि शादी में थोड़ा बहुत जेवर ही उसे पहनाया गया था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि लंदन पहुंचते ही सबसे पहले उसका जेवर बना कर दूंगा। उसके 2 भाई थे और वो अकेली बहन थी। उसने इस बात पर मुझे ये जेवर दिया कि ये बात उसके भाइयों को किसी तरह पता न चले, क्योंकि अमरीन जानती थी कि ये बात जब मेरे माँ बाप तक पहुंच जाएगी तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। खुदा ने जल्द ही मुझे औलाद की खुशखबरी भी दे दी। मेरी माँ का रवैया शुरू से ही अजीब था। वो मेरे मुंह पर तो अमरीन का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अमरीन जब ये कहती कि अम्मी मुझे बात बात पर दागती है, तो मैं अक्सर चिढ़ जाता था कि वक्त आराम और सुकून की जरूरत है, और साथ ही वो मुझे तकीद करती कि फल और दूध भी इस हालत में खाए जाते हैं। लेकिन मैं लंदन जाने की चक्कर में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने कई माह पहले ही सियालकोट की कंपनी को रिजाइन दे दिया, और इस दौरान मैंने अपना पासपोर्ट और जरूरी कागजात एजेंट को दे दिए थे। अमरीन जब भी मुझे किसी चीज को लाने का कहती तो अम्मी परेशान हो जाती, और जब मैं अम्मी से कुछ पैसे मांगने जाता तो मुझे घर के इखराजात की लंबी फहरिस्त दिखा देती और साथ ही ये कहती कि तुमने नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी कर दी है। जब मेरे सास ससुर को इन हालात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को खर्चा पानी देना शुरू कर दिया। अमरीन अब मुझे से नाराज रहने लगी थी। मेरी 3 बहनें थी और 2 भाई, जिनकी सारी जिम्मेदारी तकरीबन अमरीन के कंधों पर ही थी, क्योंकि अम्मी का कहना था कि बहनें बहुत छोटी है और सब घरों में हमेशा छोटी नंडों की जिम्मेदारी बहू की होती है। मेरी माँ माशाल्लाह खुद भी सेहतमंद थी। जब भी अमरीन किसी काम पर ठकने का कहती तो अम्मी गुस्से में कह देती कि तुम काम को हाथ मत लगाओ, मैं खुद ही कर लूंगी, और फिर अमरीन शर्मिंदगी से काम में दोबारा लग जाती थी। एक दिन अचानक अमरीन की तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेकर गए। खुदा ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा था और मेरी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन अम्मी ने यहाँ पर भी ये कहा कि हमारे खानदान में तो सबसे पहला बेटा ही होता है। हम दोनों मियाँ बीवी उनकी ये बात सुनकर चुप हो गए। अमरीन के माँ बाप भी अस्पताल में मौजूद थे। अम्मी जल्दी वापस घर चली आई। खैर, मैंने घर आकर अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाई बांटी और अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। फातिमा बहुत ही प्यारी थी। जब फातिमा 1 माह की हुई तो मेरा वीजा आ गया। जैसे जैसे रवानी के दिन नजदीक आ रहे थे, मेरा दिल जैसे अंदर ही अंदर परेशान होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी इतनी छोटी सी बेटी और बीवी को छोड़कर इतनी दूर कैसे चला जाओ। फिर माँ बाप की तरफ देखता और बहन भाइयों की तरफ देखता तो यही सोचता कि चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे इनके लिए इतना तो करना ही चाहिए। मैं समझता था कि 2-3 साल में हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। अमरीन हर वक्त उदास रहती थी और फिर रवानी का दिन आ गया। मेरी बहनें, मेरी माँ और भाई सब मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे। अमरीन भी उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि उसे और बच्ची को देखकर मुझे बैरूनी मुल्क रवानी में मुश्किल होगी, तो इसलिए उसे अपनी बच्ची के साथ घर पर ही रहना चाहिए। मुझे अम्मी की यह बात बहुत कड़वी लगी थी, लेकिन एहतरामन चुप हो गया। अपनी बीवी को कमरे में जाकर गले से लगाया, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं उसे दोबारा जिंदा नहीं देख पाऊंगा। मैंने फातिमा को प्यार किया और फिर उसे अमरीन की गोद में दे दिया। जब मैं घर से निकला तो वो बहुत अफसरदगी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और उस वक्त तक मेरी तरफ हाथ हिलाती रही जब तक हमली का मूर मूर कर सड़क पर नहीं चले गए। माँ बाप और बहन भाइयों की दुआओं के साथ लंदन आ गया। यहाँ मेरे कजिन ने मेरे लिए पहले से ही नौकरी का इंतजाम कर दिया था। सियालकोट में मुझे 50,000 तनख्वाह मिलती थी। अब यहाँ मुझे पाकिस्तानी 1.5 लाख मिलना शुरू हो गए। काम बहुत सख्त
तथा लेकिन मैं दिल लगाकर काम करता रहा। काम के साथ साथ ही मुझे कमरे में मौजूद दूसरे लड़कों की तरह अपनी बारी पर खाना भी बनाना पड़ता था, कपड़े भी धोने पड़ते थे। इस वक्त मुझे घर की शिद्दत से याद आती थी। बाकायदगी के साथ घर फोन करता था, सबसे मेरी बात हो जाती, लेकिन जब भी एम्बरीन से बात करना चाहता तो मेरी माँ कमरे में ही बैठी रहती। मैं वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को बड़ा होते देख रहा था और मेरी माँ जरूरतों की एक लंबी लिस्ट मुझे सुना देती थी। मेरे भाइयों की तालीम भी जारी थी और घर में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आना शुरू हो गई थी। मेरे अब्बा भी सफेद काटन का जोड़ा पहनकर पूरे गांव में बड़े फक के साथ सीना चौड़ा करके घूम देते कि मेरा बेटा बाहर के मुल्क कमा रहा है। मैं जब भी अपनी माँ से पूछता कि वो तनख्वाह में से बचत तो कर रही है ना, ये बात सुनते ही वो शुरू हो जाती कि बेटा क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं, और मैं तुम्हारा एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करती हूँ, तुम्हारी बीवी और बेटी की भी सारी जरूरतें पूरी करती हूँ। और फिर मुझे कहती कि तुम्हारी बहनों के जहेज के लिए अभी से कोशिश करना शुरू कर दी है, तभी जगह शादी के रोज काम आएंगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी माँ अमरीन को अलग से मोबाइल फोन लेकर दे कि उसे जमीनों का शौक है। अपनी माँ की यह फरमाइश सुनकर मैरान रह गया, क्योंकि मैं तो अपने पास जरूरी खर्च रखकर सारी तनख्वाह घर भेज देता था। अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी सी बचत करके पैसे कुछ बढ़ा कर घर भेजना शुरू करूं, क्योंकि दिन रात की बढ़ती हुई महंगाई में आप इस तनख्वाह में घर के खराजात और बच्चों के खर्च पूरे करना उनके बस की बात नहीं रही। साथ ही वो कहती कि तुम्हारी बीवी अलग से खर्चा मांगती है और उसे यह गुरूर होना शुरू हो गया है कि यह घर उसके शोहर की कमाई से चलता है। तुम अपनी बीवी पर जरा सी सख्ती करो और उसे एहसास दिलाओ कि यह तुम्हारा एहसान नहीं बल्कि तुम्हारा फर्ज है। कई बार मैं अम्मी की बताई हुई बातों की वजह से अमरीन से लड़ पड़ता और फिर कई रोज उससे बात नहीं करता था। मेरी बेटी मुझे फोन पर ही देखती थी। कई बार ऐसा होता कि अमरीन सो रही होती और मैं फोन बंद कर देता। मेरी माँ का कहना था कि वो अपने घर का काम भी नहीं करती बल्कि सारा काम मेरी बहनें कर लेती है। मैं उनकी यह बातें सुन सुनकर गुस्सा पालता रहा। मुझे यकीन नहीं होता था कि अमरीन इतनी ज्यादा बदल सकती है। कभी मैं फोन करता तो अम्मी कह देती कि नूरीन अपने मायके गई है, तो इस बात पर अम्मी से नाराज हो जाता कि उन्होंने मेरी इजाजत के बगैर उसे मायके क्यों जाने दिया है। और जब मैं उसके भाई को कॉल करने की बात करता तो अम्मी मुझे अपनी कसम दे देती और कहती कि बेटा तुम उसे वहां परेशान मत करो, वरना तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि हमने उनकी बेटी को इतना तन रखा हुआ है। धीरे धीरे मैं अपनी बीवी से बेजार होने लगा था। दिन रात की मेहनत ने मुझे चिलचिला और बदमिजाज भी बना दिया था। मैंने अब कम से कम पैसों में गुजारा करना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि मेरे पैसों में अम्मी बचत करके जमा कर रही है और कुछ ही सालों में इतना जमा हो जाएगा कि लंदन छोड़कर वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा और वहां जाकर कोई मुनासिब सा कारोबार करूंगा। 4 साल बाद जब ये बात मैंने अपनी माँ से की तो वो हैरत से कहने लगी, बेटा फिलहाल तो सिर्फ तुम्हारे भाइयों की तालीम और तुम्हारे बापलाज ही पूरा हो पा रहा है, फिर तुम्हारी बीवी और बेटी का खर्चा भी है और तुम कोशिश करो कि अब कोई दूसरी नौकरी ढूंढो। मैं ये सुनकर बड़ा परेशान हो गया। मेरे दोस्त अहबाब मुझे बड़ा समझाते कि मुझे अपने घर वालों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने शुरू से ही अम्मी और अब्बा के सामने कभी जुबान नहीं खोली थी और उनकी बात मेरे लिए पत्थर पर लकीर जैसी थी। खैर मैंने इससे बेहतर नौकरी ढूंढ ली। यहाँ पर मेरी तनख्वाह 2 लाख के करीब थी। मेरे दोस्त तनख्वाह मिलने के बाद अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाने के लिए चले जाते और मैं ज्यादातर वक्त अपने कमरे पर गुजारता था। अमरी ने अब अपने भाई से कहकर अलग से मोबाइल ले लिया। वो जब भी अपने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश करती तो कोई न कोई उसके पास बैठ जाता। वो मुझे मैसेजेस पर कहती कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाओ, यहाँ पर अब सब कुछ है, घर भी ठीक ठाक चल रहा है, आप यहाँ पर ही कोई नौकरी ढूंढ ले। बहाने बहाने से जब मैं ये बात अपनी माँ से कहता तो ये सुनकर गुस्से में आ जाती और फिर रोने बैठ जाती। मेरी बहनें भी अब जवान हो रही थी, उनकी भी शादियां करनी थी। अपने भाइयों को देखकर मुझे ये ख्याल आता था कि आखिर वो कब किसी काम धंधे में लगेंगे, लेकिन अम्मा हर बार यह कहकर मेरा दिल ही तोड़ देती थी कि वो अभी छोटे बच्चे हैं। घर में हर तरह की सहूलत हो गई थी। मैं चाहता था कि नया मकान भी बन जाए, लेकिन अम्मा चाहती थी कि पहले बहनों की शादी हो जाए, और यूं मैं इतने सालों में एक बार भी पाकिस्तान नहीं जा सका। वक्त बहुत तेजी से गुजरता रहा, मेरे बालों में सफेदी उतर आए। अम्बरीन की तरफ देखता तो वो वक्त से पहले ही बुरी लगने लगी थी। मेरी बेटी अपनी तोतली जुबान में मुझे बार बार बुलाती और कहती कि सब बच्चों के बाबा उनकी साथ है, आप वापस आ जाए। ये सुनकर मेरा दिल बंद हो जाता और मैं कॉल बंद करके रोने बैठ जाता। प्रदेश में तन्हा जिंदगी गुजारना नहायत सख्त तजुर्बा था। मेरे दोस्त बड़े अफसोस के साथ मेरी तरफ देखते, क्योंकि वो तो अक्सर बेशितर छुट्टियों पर जाते ही रहते थे, लेकिन जब भी छुट्टियों पर जाने की बात करता मेरी माँ कोई ना कोई मजबूरी निकाल कर बैठ जाती और मजबूरन मुझे अपने टिकट के जमा किए हुए पैसे भी घर भेजने पर जाते। मेरी 2 बहनों की बहुत अच्छी जगह मंगनी हुई थी और मैंने उनकी फरमाइश पर ढेरों ढेर सामान पाकिस्तान भेजा।
मुझे इस बात की हैरत थी कि मेरी बहनों और मेरे माँ बाप ने मुझे एक बार देती और कहती तुम्हारे जैसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। मैं वीडियो कॉल पर ही अपनी बहनों की शादी की तकरीब देखता रहा, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरी बीवी और बच्ची बहुत ही मामूली लिबास पहने हुए थे। जब मैंने अपनी माँ से यह बात की तो वो खामोश हो गई और फिर न जाने अमरीन से क्या कहा कि अमरीन ने मुझे फोन करना ही बंद कर दिया। मैं ये देखकर बड़ा परेशान होता। कई रोज गुजर जाते, मैं अपनी बीवी और बेटी से बात न करता। मेरे दोस्तों ने मुझे कई बार समझाया कि घरवालों को बताए बिना पाकिस्तान चला जाओ। काश उस वक्त मैंने उनकी बात मान ली होती। एक बार मेरे दोनों भाइयों ने फरमाइश की कि उन्हें आईफोन लेना है। ये सुनकर गुस्से से चीख उठा और कई दिन घर कॉल नहीं की। जब भी घर से कॉल वसूल होती, मैं फौरन अपना फोन बंद कर देता। मेरी माँ ने परेशान होकर मेरे कजिन से कहा। उसने मुझसे मिलकर मुझे समझाया कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाते और तुम घर फोन करो। चाची ने उन दोनों को समझा दिया है। मैं अपने दोस्त के गले से लगकर रोपला और कहने लगा कि मुझे मेरी बेटी और बीवी की बहुत याद आती है। रफ्ता रफ्ता मैं समझता जा रहा था कि मेरे घरवालों के लिए सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूं, जिससे वो हर माह पैसे निकाल लेते थे। इससे ज्यादा उनकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं थी। लंदन की रौनकें मुझे अब अपनी तरफ बुलाने लगी। मैंने अब हर रोज घंटों कॉल करना बंद कर दिया। 5 या 6 मिनट बात करता, अपनी माँ से कहता कि मुझे मेरी बीवी और बेटी को दिखा दे और फिर कॉल बंद कर देता। अब अक्सर घूमने फिरने निकल जाता। ऐसे ही एक वक्त आया जब मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। इस तरह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। मैं भी अपनी बीवी से दूर तन्हा जिंदगी गुजार रहा था, तो बिना सोचे समझे ही राजी हो गया। मैं जानता था कि मैं अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो गया था और मैंने शाजिया से शादी कर ली। उसके पास मेरी जिंदगी में तूफान आया जब मुझे अमरीन के भाई का मैसेज मिला कि अमरीन कैंसर की मरीजा बनकर अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये सुनकर मेरे सर पर कयामत गुजर गई। मैंने शाजिया से कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं, लेकिन उसने मुझे इजाजत नहीं दी। उसने मुझे कहा कि वो मुझे अच्छी खासी रकम देने पर तैयार है कि मैं अपनी बीवी का इलाज करवा लूं, लेकिन वो मुझे पाकिस्तान नहीं भेज सकती क्योंकि उसे डर था कि मैं दोबारा पलट कर लंदन नहीं आऊंगा। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तिला था और मैंने अपनी माँ को कॉल की और उसे गुस्से में कहा कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी का ख्याल नहीं रख सकी। इस बात पर मेरी माँ मुझे से नाराज हो गई और फोन बंद कर दिया। मेरा ससुर मुझे बार बार पाकिस्तान बुलाता रहा, लेकिन मैं उन्हें बराबर खर्च भेजता रहा, लेकिन साथ ही ये भी कह देता कि मेरा पाकिस्तान पहुंचना मुमकिन नहीं क्योंकि मुझे कंपनी छुट्टी नहीं देती। जब मैं वीडियो कॉल पर अमरीन को देखता तो मुझे बेतहाशा दर्द होता। मैं अपनी खूबसूरत और जवान बीवी को छोड़कर लंदन आया था ताकि अपने घरवालों के खर्चे और ख्वाब पूरी कर सकूं। लेकिन इस सफर में मेरी शरीक हयात का क्या हाल हो गया। डॉक्टर कहते थी कि वो ठीक होना ही नहीं चाहती, या शायद कैंसर बहुत बुरी तरह से फैल चुका था। 6 महीने के अंदर ही वो चुपचाप ये दुनिया छोड़कर चली गई। मैं उसकी तदफीन पर भी नहीं जा सका। ये देखकर मेरे ससुराल वालों ने मुझसे नाता तोड़ दिया और मेरी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ दिया। वो अपनी जवान बेटी की मौत का जिम्मेदार मुझे और मेरे घरवालों को समझते थे और किसी हद तक ये ठीक भी था। मैं कई रोज लंदन में बेमकिसत सड़कों पर घूमता फिरता और रोता था। मेरी अमरीन से रिफाकत सिर्फ 1.5 साल का अरसा ही रही, लेकिन मैं जानता था कि वो खुदा की बंदी मुझे बेतहाशा चाहती थी। मुझे लंदन अब मेरी मजबूरी बन गई थी अपने घर फोन करना, क्योंकि मेरी बेटी अब मेरे माँ बाप और भाई बहनों के रहम करम पर थी और इस बात का उन्होंने बेतहाशा फायदा उठाया। अम्मा मेरी बेटी को सामने बिठाकर उससे मेरी बात करवा देती। एक दिन मुझे बताया जाता है कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन उसका खामोश और जर्व चेहरा मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा था। अब भाइयों की भी शादियां होना शुरू हो गई थी। 1 साल और गुजर गया। मेरे 2 भाई भी शादी के लिए भी देती थी। कई रोज से मुझे अजीब तरह के ख्वाब नजर आ रहे थे। मुझे नींद में लगता था अमरीन मुझे आवाजें दे रही है। कभी वो मुझे बहुत गमसदा किसी वीरान से सहरा में भटकती हुई दिखाई देती और कभी किसी चश्मे के किनारे पर बैठी हुई नजर आती। वो बार बार मुझे कहती कि बहुत तकलीफ में हूं। मैं नींद में डर कर उठ जाता और रोना शुरू कर देता। शाजिया भी मेरी हालत देखकर परेशान हो जाती। ख्वाबों का ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहा और मेरी हालत दिन बर दिन बिगड़ती चली गई। एक रोज शाजिया मुझे कहने लगी
मुझे लगता है कि अमरीन तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बेटी फातिमा को कोई परेशानी हो। तुम ऐसा करो कि बताए बिना ही पाकिस्तान चले जाओ और देखो क्या मामला है। मैं शाजिया की ये बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने अमरीन की बीमारी में भी मुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया था। लेकिन अब बात जब मेरी औलाद की थी तो उसने मुझे फुरन इजाजत दे दी। शादी के 4 साल बाद खुदा ने शाजिया को भी मां का रुतबा दिया था। शायद इसी वजह से उसकी फितरत में इतनी नरवी पैदा हो गई, या शायद वो मुझे खोना नहीं चाहती थी। मैं फुरन पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। 10 साल बाद जब मैं गांव पहुंचा तो हर तरफ तब्दीली ही तब्दीली आ चुकी थी। मैं गांव को हैरत से देखता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो मुझे पड़ोसी ने बताया कि मेरे घरवाले तो कब का ये घर बेचकर रावलपिंडी शिफ्ट हो गए हैं। मैं हैरान हो गया कि उन्होंने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। मैं पता पूछता हुआ जब अपने वालिदे के नए घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि खासा कीमती और शानदार घर बना हुआ था और 2 खूबसूरत गाड़ियां भी खड़ी थी। परदेश में गुजारे 10 साल ने मुझे बूढ़ा कर दिया था। जब मैं पाकिस्तान से गया था तो 28 साल का एक खुश शक्ल नौजवान था, लेकिन अब मैं एक थका हारा मर्द बन चुका था। मैंने जब बार बार बेल बजाए तो कोई भागता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। वो कोई कमजोर सी बच्ची थी जिसके चेहरे पर एक तरफ जख्म का निशान था। वो बच्ची कुछ देर तो हैरत से मेरी तरफ देखती रही और फिर एकदम मुझे पहचान कर मुझे से लिपट गई। उसे देखकर मुझे भी लगा कि ये मेरी ही बेटी है। मैं तरफ उठा। वो कमजोर और लागर सी बच्ची जिसके चेहरे को किसी चीज से बुरी तरह जलाया गया था, कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी फातिमा थी। मैं जो पिछले 10 साल से परदेश में मुसीबतें उठा रहा था, मेरी सगी औलाद मेरे रिश्तेदारों के घर में इस हाल में मौजूद थी। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। थोड़ी देर में एक औरत चमक दमक वाले कपड़े पहने हुए चीखती चिल्लाती हुए आए। उसने फातिमा का बाजू पकड़कर झटकते हुए मुझे से दूर करना चाहा और बड़ी बदतमीजी से मुझे से पूछने लगी, कौन हो तुम और इसको वेले लगाकर किसका सोब मना रहे हो? मैं ये सुनकर बुरी तरह से तब गया और मैं अम्मा, अब्बा और अपने भाइयों को पुकारता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। वो औरत मुझे रोकती हुई मेरे पीछे ही घर के अंदर आ गई। उस वक्त रात का खाना खाया जा रहा था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सब हैरत से मुझे देखते हुए मेरे हाथ में फातिमा का हाथ देखकर परेशान हो गए। सबसे पहले अम्मा को ख्याल आया और मासाई अंदाज से रोते हुए मेरे गले से लग गई। फिर अब्बा और भाई भी बारी बारी से मेरे गले लगे। मैं उन सब को खड़ा होकर गौर से देखता रहा। अम्मा ने गैर महसूस अंदाज में फातिमा का हाथ मेरे हाथ से चुरवाना चाहा, लेकिन मैंने सख्ती से उनके हाथ को झटक दिया। फातिमा खौफजदा सी सिमटी खड़ी थी। वो औरत जो बदतमीजी करते हुए घर से बाहर आई थी, वो मेरे भाई की बीवी थी। मेरी बेटी की हालत ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैंने सख्ती से अपनी अम्मा की तरफ देखते हुए पूछा, अम्मा, मेरी यतीम बच्ची की ये हालत किसने की है? इसका चेहरा किसने जलाया है? तो अम्मा ने अपने सीने पर 2 थप्पड़ मारे और कहने लगी, बेटा, तुझे क्या हम जलाद लगते हैं? बच्ची है, शरारत करती है। मुलाजिमा खाना बना रही थी तो ये किचन में चली गई। उसके हाथ में तवा था, शायद वो उतार कर नीचे रख रही थी। ये एकदम वहां पहुंची और इसका चेहरा जल गया। मुझे उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि चंद दिन पहले फातिमा ने अपने चाचू के फोन से मैसेज किया था कि बाबा, आप वापस आ जाओ, ये मेरी मां की तरह मुझे भी मार देंगे। इसलिए मैंने फातिमा को सामने करते हुए पूछा, फातिमा बेटा, तुम बताओ, तुम्हें किसने जलाया है? डरो मत, अब मैं वापस आ गया हूं। फातिमा ने डरते डरते अपनी चाची की तरह इशारा कर दिया। फिर तो मेरे अंदर दबा हुआ बरसों का लावा फूट पड़ा और मैं बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। मैंने अपनी अम्मा और अब्बा से सवाल किया, क्या मैं सगी औलाद नहीं हूं? मैं बरसों तक आपके लिए अपने मुल्क से दूर प्रदेश की सख्तियां काटता रहा और पीछे मेरी बीवी लाइलाज होकर मर गई। मैं जब भी वापस आना चाहता था, मुझे रोक दिया जाता था। अब भी मुझे कुछ मालूम ना होता अगर फातिमा छुपकर अपने चाचू के फोन से मेरे नंबर मैसेज ना करती। वो तो शुक्र है कि मेरी दूसरी बीवी ने वो मैसेज मुझे पहुंचा दिया। अगर उसका दिल भी तुम लोगों की तरह सख्त हो जाता तो शायद अपनी मां की तरह मेरी बेटी फातिमा भी किसी रोज तुम्हारे जुल्म का निशाना बनकर इस दुनिया से चली जाती। ये सुनकर मेरे घरवाले हैरान खड़े रहे। फिर एकदम मेरा भाई आगे बढ़ा और कहने लगा, बस भाई, जितना तुम्हें बोलना था बोल लिया। इतने सालों बाद घर लौटे हो, अगर इज्जत से घर में रहना चाहते हो तो रहो, वरना अपनी इस बेटी को लेकर यह तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। जब तुम दूसरी शादी कर चुके हो तो तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दूसरी बीवी ही पाल सकती है।
हमने कोई ठेका नहीं लिया कि तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करें। हैरत से अपने पांव पर कैसे खड़ा था ये सिर्फ मैं ही जानता था। बरसों बाद वतन लौटा, एक लंबी मुसाफत तय करके, लेकिन घर भी बदल चुका था और घरवाले भी। फिर मैंने चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर चल दिया, ये सोचकर कि क्या अपने भी इस तरह हो सकते हैं। मैं पागल हो रहा था। मुझे अपने माँ बाप और बहन भाइयों पर कितना यादबार और कितना मान था। टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने एक दोस्त के घर चला गया। वहां कुछ दिन कयाम किया। फिर शाजिया ने मेरी बेटी का पासपोर्ट और वीजा भिजवा दिया। अपनी बेटी को लेकर लंदन पहुंच गया। शाजिया ने पूरे दिल के साथ फातिमा को कबूल कर लिया, लेकिन सब कुछ लुटा कर भी खाली हाथ नहीं खड़ा था। मेरे साथ एक रहमदिल बीवी भी थी जिसने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया, वरना अपनों की बेरुखी ने तो मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गया। फिर मेरे कजन ने मुझे बताया कि कार एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ का इंतेकाल हो गया और तुम्हारी भाभी अपाहिज हो गई है। जब तुम्हारी माँ को कब्र में उतारने लगे तो कब्र में आग के शोले निकलने लगे, और आज भी तुम्हारी माँ की कब्र पर सांप और बिच्छू बैठे हैं। तुम्हारी माँ और भाइयों ने दौलत की खातिर तुम्हारी बीवी की जान ले ली और इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे भाइयों का कारोबार में अच्छा खासा नुकसान हुआ और आज वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। उनके ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया कि उन्होंने घर गाड़ियां सब कुछ बेच दिया है। मैं अपनी बेटी को गोद में लिए सोच रहा था, जिस दौलत पर उन्होंने कब्जा किया और जिस दौलत की खातिर उन्होंने मेरी बीवी की जान ली और मेरी बच्ची पर जुल्म किए और मुझे घर से निकाला, वो दौलत उनके किसी काम भी ना आई और उनका सब कुछ लुट पिट गया और वो तबाहो बर्बाद हो गए और अब वो दरबदर की खाक चाहने पर मजबूर हो गए हैं। और मैं आज अपनी मुकम्मल खुशियों से भरी जिंदगी अपने बच्चों और बीवी के साथ जी रहा हूं। मेरी जिंदगी में अगर कमी है तो वो अम्बरीन की है। लिहाजा मेरी इल्तिजा है कि कोई भाई अपना मुल्क छोड़कर प्रदेश की खाक नचाने, क्योंकि वही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं जिनके लिए आप ऐसा करते हैं। अपना और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखे। आधी रोटी खा ले लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर प्रदेश न जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सारी जिंदगी अपना मुहताज रखे और गैरों का मुहताज न करे। अल्लाह तबारको ताला हम सबको अपनी हिफाज़त हो अमान में रखे। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना न भूलिएगा। शुक्रिया।